नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। आज मेरे साथ हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आदिवासी मूलवासी समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और हाल के दिनों में देवड़ी विवाद में जो परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह के जो विवाद वहां सामने आ रहे हैं, उसमें ये अपनी काफी मुखरता से आदिवासी समाज की ओर से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आज हमारे साथ हैं। आप फ्रेम में इनको देख रहे होंगे। आज लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से ही पूरे देवड़ी विवाद का जो समीकरण है, उसके जो पीछे जो सियासी और सामाजिक कारण है या सांस्कृतिक कारण है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपको भी और आपके तमाम दर्शक बंधुओं को मेरी ओर से जोहार है। और हम आशा करते हैं कि जो बात मेरे आज तक इस परिस्थितियाँ जो बनी, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, कल 29 सितंबर था, है ना? 29 सितंबर को तमाड़ का जो में झारखंड के साथ ही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय की जुटान हुआ। वहाँ का एक तोरांग मैदान है या कुछ है, उसमें हुआ, है ना? और उस मैदान में आदिवासी समाज की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें आगामी 1 अक्टूबर को पूरे राज्य में आदिवासी समाज की ओर से सीएम हेमंत का पुतला दहन की भी बात की गई। हम ये जानना चाहते हैं कि ये देवड़ी विवाद की पूरी पृष्ठभूमि क्या है। आखिर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह विवाद इतना सरगर्म क्यों होने लगा, जबकि यह विवाद तो काफी पुराना है। आखिर विधानसभा चुनाव के वक्त ही यह सुर्खियों में क्यों छा रहा है? सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। क्या है यह मामला? देखिए, देवड़ी का जो प्रकरण पर हम बात करते हैं, पहला तो हम कह सकते हैं भले टाइमिंग जो भी हो, लेकिन वहां का विवाद से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मामला बिगड़ा कहां से है, इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि जब से वहां ट्रस्ट बनने के बाद सौंदर्यीकरण के नाम पर एक फंड आया है और वो फंड के अनुरूप वहाँ जो काम शुरू होने वाला है, तो उससे आदिवासी समुदाय के लोग, वहाँ के लोगों में एक डर सा लगा है। डर इस बात का कि प्रशासनिक सहयोग से माने बाहरी हस्तक्षेप वहाँ पर बढ़ेगा और उनका जो रोजमर्रे का जो जरूरत है, दुकान और जो सब है, सब छीना जाएगा और वहाँ के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इस कारण वहाँ इस मामला को सामने आया है। इस पूरे परिस्थिति को आप देखेंगे तो मामला आखिर देखिए, बहुत लोग बातों को इधर उधर करते हैं। हमने साफ साफ कहा कि देवड़ी दीरी की सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई को जाने बगैर आप इस पर बात जो भी बात कर रहे हैं तो हवाई बात कर रहे हैं। जो राजस्व दस्तावेज को देखिएगा, हमने एक बुकलेट जारी किया है, उसमें 29 तारीख का जो कल का कच में भी साफ था कि देवड़ी दीरी की सच्चाई क्या है। एक पेज हमने निकाला था। मामला क्या है बता रहे, सीधा सीधी मामला यह है। हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, टाइमिंग को भी जाने दीजिए, तो मूल बात क्या है। मूल बात यह है, अगर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो बहुत लंबी कहानी होगी, लेकिन आपको पता है कि जो सीएस सर्वे में, कैडस्ट्रल सर्वे में, सीएस सर्वे में खाता संख्या 54 और उसमें और भी बहुत प्लॉट है, उसमें 272 273 जो अभी देवी मंदिर और जो मामला है, दो प्लॉट पर मामला है, वो मुंडा लोग के नाम पर है। फिर आरएस सेटलमेंट में वो जमीन
वो पांडा का नाम कैसे हो गया, ब्राह्मण का नाम कैसे हो गया? खाता नंबर चेंज हो सकता है। हाँ, खाता नंबर चेंज। प्लॉट से दूसरा नाप हुआ, तो नाप में ट्रांसफर हस्तांतरण होने का तरीका क्या है? तरीका है। हम इस बात को इसलिए डाल रहे हैं कि मान इस बात को कहेंगे कि मेरा दादू हो गया आदिवासी और बाप हो गया ब्राह्मण, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, तो मेरे का सीएस सर्वे में मुंडा लोग का है, मुंडा खुटखटी की जमीन है, मुंडा खेवट की जमीन है, और उसके बाद आपका पंडा का खाता कैसे बन गया? 105 खाता, तो ये 105 खाता से और ये प्लॉट नंबर 2 है 454 755। विवाद ये है कि चमरू पंडा के नाम से क्यों चढ़ गए, मामला समय से। आप आगे बढ़िए, देखिए मैं कह रहा हूं जब करेक्शन सन 1906 में आदिवासी का हो जाता है बना हुआ, जो हम बोले उससे पहले आदिवासी इलाका रहा है, लेकिन एक सर्वे जो हुआ ब्रिटिश काल दौर में, सर्वे में भी आप देखिएगा वो करेक्शन सर्वे में भी, सीएस सर्वे में भी मुंडा लोग का नाम है। मुंडा लोग का नाम है। 1908 में जमीन कानून बना, CNT एक्ट, छोटापुर काश्तकारी अधिनियम। 1932 में काश्तकारी अधिनियम 1908 में बनने के बाद तो और संरक्षित होना चाहिए जमीन, तो मुंडा लोग का, तो 1932 आते आते पंडा का कैसे हो गया? मैंने 1908 में जो जमीन मुंडा के नाम थी, 1906 में 1932 में वो पंडा के नाम थी। जबकि जो कानून बन चुका था। इसी 1932 के नाम पर हम आदिवासी बुलवासी समाज की ओर से दावेदारी की जाती है। तो 1932 में सर्वे सेटलमेंट गड़बड़ी है हाँ। एक, फिर भी मामला विवाद वहां पर भी बहुत ज्यादा मामला, हम उस पर भी नहीं जाते, लोग मिलजुल के रहते हैं तो चलना ही चाहिए। अब आगे बढ़िए, सवाल यहाँ क्या हो रहा है? अब वहां देखिएगा, अब एक जगह कागज में दर्शाया जाता है कि राजा की ओर से दान मिला। उस समय ब्रिटिश कालीन दौर में सुपीरियर ब्रिटिश अंग्रेज, उसके बाद जो जमींदार बना, उसके बाद रातू राजगढ़, लोकल राजा, लोकल लैंडलॉर्ड, है ना। तो मेरा कहना है कि वो जमीन खेवट नंबर 3 का हकदार तमाम राजा परिवार है, तो दूसरा खेवट का जमीन दान देगा कैसे पंडा को? मेरा सवाल ये है, माने जो खुटकटी के जमीन में उसे देने का राइट कहां से मिला, किस आधार पर दिया गया? तो ये बड़ी कागज दस्तावेजों का झोल है। हम इस अब आगे, इससे भी आगे बढ़ी, मामला कहां बिगड़ रहा है? 1984 में तत्कालीन अंचलाधिकारी सीताराम बारी ने तमाम राज परिवार के अनुरोध से एक आदेश जारी कर दिया था कि हम जब आते हैं ब्राह्मण को पूजा कराने आते हैं तो एक दिन ब्राह्मण की अनुमति दिया जाए। तो मंगलवार को दिन चिन्हित हुआ, 6 दिन वहां लोग करेंगे और एक दिन हिंदू पंडा करेगा। ये ऑर्डर है 84 में अंचलाधिकारी का, और आज भी वो जीवित है, आज भी दूसराई में रहते हैं, टाटा में रहते हैं, आज भी है वो। तो मेरा कहना है कि इतने सारा जो मामला, फिर भी मामला वहां पर है, लेकिन सवाल अभी क्या खेल हो रहा है? बहुत लोग आदिवासी समुदाय बहुत सहनशील है, जल्दी एग्रेसिव नहीं होता, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, बहुत कुछ मान लेता है, चलो मिलजुल के चलते हैं। तभी ये झारखंड में इतने लोग आज रह रहे हैं, है ना। सवाल है इनके मासूमियत का, इनके भोलापन का, इनके उदारपन का आज फायदा उठाया जाता है। हम इस बात को इसलिए बोल, देखिए अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए तो उसके बाद देखिए वो पंडा क्या किया, पूरा देवरी को पंडामय कर दिया। वहां से जो मुंडा परिवार की ओर से पूजा पाठ होता है, अभी भी होता है, और इन लोग एक जगह 10 को हो गया पंडा, मैंने पूरा खानदान को बैठा दिया, और सातों दिन सातों दिन। ये मामला है, ये मामला है। दूसरा मामला है कि तो यहाँ अब सवाल है कि आप लगातार मैंने घुसने दिए, है ना। तो आज भी सीताराम बाजी अफसोस करते हैं कि मेरा निर्णय गलत था। हम एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते सामूहिकता और संभाव के हिसाब से हम किए थे, जो आज इसका दुष्परिणाम हो रहा है। तो वहाँ ये मामला था। तो मेरा कहना है कि देखिए, जब उसके बाद आप बढ़िए आगे घटना को देखिए, अब वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ, अब बाहरी हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप,
और ये तमाम जो लोगों को आने जाने से हुआ करने के लिए वो लगातार आदिवासियों के राइट्स को भी खत्म करेंगे। ट्रस्ट का जो निर्माण वगैरह है ये सब हाँ, तो हम इसलिए बोल रहे थे कि कैसे आप वो 5वीं सूची का इलाका है देवली गांव भी, झारखंड का 13 जिला संपूर्ण 5वीं सूची में है, दो जिला आंशिक है, गोड्डा का बरजोर और सुदन पहाड़ी और गढ़वा का मंडरिया है ना। तो ये और बाकी जो तीनों प्रमंडल में आप जोड़िए उधर का, तो आप देखिएगा इस तमाम जगह पे आप देखिएगा कि आप 5वीं सूची का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। आपको ग्राम सभा का सहमति नहीं है, आपका राज्यपाल का अनुमोदन सहमति स्वीकृति नहीं है, आप कैसे ट्रस्ट बना रहे हैं। 5वीं सूची इलाका में एक सवाल ये भी आ रहा है कि जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो उसमें जितने जो नॉमिनी थे ट्रस्ट के, उनका सिग्नेचर नहीं है। हाँ, इस क्या मामला, कितने लोगों का सिग्नेचर, कितने लोग बगैर सिग्नेचर के ट्रस्ट का निर्माण कर दिया गया। देखिए प्रशासन, देखिए आप कैसे कर लीजिएगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट कैसे कहता है नॉमिनी क्यों, कैसे नॉमिनी। अब इंडियन ट्रस्ट सामान्य जो कानून है देश का, इंडियन ट्रस्ट एक्ट क्या है, अब उसमें देखिए आपका फुल पेज करके ट्रस्ट आप वही आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो आपका नहीं होगा, लेकिन जिला प्रशासन करा रहा है, जिला प्रशासन अपने कर रहा है। मतलब जो मेंबर है, जिनको मेंबर नियुक्त किया गया उनका सिग्नेचर ही नहीं है, हाँ, और बावजूद जिसके ट्रस्ट का निर्माण कैसे होगा, नॉमिनी कैसे होगा। मान विधायक प्रतिनिधि लिख रहे हैं वहां पर, मान लिया जाए सांसद प्रतिनिधि, तो आप सांसद प्रतिनिधि बनाए होंगे ना। जब ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं आप तो बनाए तो सिग्नेचर चाहिए ना। ग्राम प्रधान बनाया तो लिखे हैं, ग्राम प्रधान लिखे होंगे देवली का ग्राम प्रधान, तो आपको सिग्नेचर कराना होगा ना। तो इसका मतलब है कि आदिवासी समाज की ओर से इस मसले को कोर्ट में उठाया जाएगा। हाँ, पूरा उठाया जाएगा। मामला देखिए, मामला हम फिर कर रहे हैं, जो ट्रस्ट बना वो भी गड़बड़ी है। अब 5वीं सूची में आप कर रहे हैं, 5वीं सूची अनुच्छेद 244 लागू है, आप कैसे आप कर रहे हैं वहां का। नहीं ठीक है, तो हम एक चीज तो हम लोग समझ गए। एक चीज और आती है कि सिर्फ देवड़ी विवाद का मामला नहीं है, कई बार बात पहाड़ी मंदिर की आती है, रजप्पा मंदिर की भी आती है, कई दूसरे धर्म स्थल जो है, मरांग गुरु का जो पहाड़ है जैनियों का धर्म स्थल, उस पर भी आदिवासी समाज की ओर से दावा किया जाता है। इसमें एक चीज, तो क्या झारखंड में एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी बन रही है क्या। देखिए आदिवासियों के साथ स्थिति क्या हो रहा है बता रहे हैं। बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोल के गया है, दोना दो कोना मत दो, दोना दो कोना मत दो, क्योंकि आज दोना दे दिए इसलिए नहीं कोना दे दिए। हाँ, कोना दे दिए इसलिए दोना देने की, हाँ, बैठने के लिए दिए आप कर रहे हैं, माने दोना देने का ही, कोना देने का ही परिणाम बस कोना देने की। हाँ, पूरा पूरा हथियार नहीं हो रहा। आप गौर कीजिएगा, तमाम आदिवासियों के जो आस्था स्थल है, धार्मिक स्थल है, प्रकृति पूजक लोग हैं, हाँ, नदी नाला पहाड़ पहाड़ आपको पता होगा। तो ये तमाम चीजों में आप तरीके से चेंजिंग करके, बदलाव करके, स्वरूप को बदल के और आज दावा ठोका जा रहा है। आज इसका बड़ा सुतियांबेगढ़ में ऐसे ही इसका मूवमेंट भी चल रहा है, उसके लेकर भी मेरा आवेदन आंदोलन चला था। 17 मार्च को बृहद रैली हुई थी सुतियांबे पहाड़ में, हमें नेतृत्व कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर। सुतियांबेगढ़ का मामला क्या है, वो मदरा मुंडा का इलाज शुरू होता है। आज वहां तरीके से वो वहां पर बजरंग बली, तो अरे भाई इतना रोड नाली इधर में शहर गली कुचा सब जगह तब गणेश हनुमान बजरंग बली सब भर दिए हैं। एक दो बच्चा था पहाड़ टोंगरी में, हम लोग वहां तक छोड़ दीजिए भाई। इसका मतलब कि एक तरफ संथाल में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का मामला उठाया जाता है भाजपा के, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया जाता है। दूसरी तरफ यदि छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर को देखें तो यहाँ आदिवासी समाज की ओर से इस बात का दावा ठोका जाता है कि हिंदू धर्म या जैन धर्मावलंबियों की ओर से उनके उपासना स्थल पर कब्जा किया जा रहा है। एक फिगर यह भी है। हाँ, देखिए हम बार बार कर रहे हैं, ये हमारा समुदाय का जो सहिष्णुता को लान करके एक सांस्कृतिक अतिक्रमण का भी दौर चल रहा है। और इसलिए बोल रहे हैं, आपको उदाहरण दे, रजरप्पा क्या था पता करिए, संथालियों का था। ये आपका
पहाड़ी जो रांची पहाड़ी, इसका नाम ऋचिबुरु था, है ना। आप उसी तरह आप बहुत सारा चीज देखिएगा, दिल्ली है, ये है, आप बोकारो जो बोकारो का लुगुबुरु का भी मामला अब आ रहा है सामने, पारसनाथ जो गोलमारापुर जो वहां का मामला आ रहा है सामने। हम कह रहे सब समुदाय लोग करे, लेकिन हमारा जहाँ है वहां तो अतिक्रमण मत करे। आपका कहने का मतलब है कि जो दूसरे समुदाय से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी परंपरा से भी आदिवासी समाज को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यह है कि उनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता है उस पर खतरा उत्पन्न नहीं हो। सवाल यही डर है। हमारा कहना है जब भारतीय संविधान नहीं, जब संविधान नहीं था तो चल रहा है, जब संविधान बनाए हैं और आप पता, इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत का, इस देश का 8% आदिवासी यहाँ का मूल नागरिक है और 92% जो है ये देश से बाहर से आके लोग बसे हैं, क्या निर्माण हुआ, देश का निर्माण हुआ है, कालखंड में आया है। उससे तो मेरा कहना है कि आज क्या स्थिति है, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उसी का रिलीजन, उसी का आस्था केंद्र, उसी का प्रतीक चीजों पर माने उसको चोट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल आज हम लोग के सामने है। आज आदिवासी समुदाय अपना अस्तित्व का, अपना पहचान का, अपना वजूद का, अपना इतिहास का, इसको लेकर लड़ रहा है। और ये सारा सिस्टम अभी जो स्थिति बन रहा है ना, चाहे देश का न्यायिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या राज मशीनरी हो, सत्ता किसी की रहे, और घोषित तौर से आदिवासियों के खिलाफ जंग छिड़ दिया गया है। हम इसको इस ढंग से देखते हैं। ठीक है, आपका ये दावा सही हो सकता है, पर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो देवरी विवाद है इसके पीछे पॉलिटिकल कंस्पायरेसी है, और वो पॉलिटिकल कंस्पायरेसी हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। उसके बारे में तर्क दिया जाता है कि इस आंदोलन में तमाम राजनीतिक पार्टियों को तो दूर रखा गया है, पर भारत आदिवासी पार्टी की जो प्रेम साहिब मुंडा है उनकी सक्रियता काफी है, जबकि जो स्थानीय विधायक हैं विकास कुमार मुंडा, हमला उन पे किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जेएमएम को कमजोर करने की कोशिश है। क्या यही सच यही है? देखिए, बोलने वाले बहुत बात बोलेंगे, हमारा तो कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध में नहीं। रही बात क्षेत्र में जो रहेंगे, हम लोगों ने किसी को रोका भी नहीं है। हमने कहा जो विशुद्ध रूप से सामाजिक लड़ाई है, और अगर ये बात सामने आता है, आलोचना करने वाले, बोलने वाले बहुत बात बोल सकते हैं, बोलने का एंगल चाहिए, लेकिन जब आमने सामने बोलने की बात आती है ना, सबका हवा निकल जाती है। उतना ही अगर जिम्मेदार रहते, हेमंत सोरेन का आईटी सेल वाला लोग जिससे बुद्धि बताता है ना, तो हेमंत सोरेन को पता चलना चाहिए वही तमाड़ा खूंटी इलाका है जो इसका बाप हेमंत सोरेन से कितना बड़ा कद का नेता गुरुजी मुख्यमंत्री रहते हैं तो तमाड़ चुनाव हरा चुका है। इसे राजनीतिक बात कर, सुनिए, राजनीतिक बात बोलने से नहीं चलेगी, सब फालतू बकवास बात है। यही गुरुजी को तमाड़ में हार, मुख्यमंत्री रहते हार का सामना करना पड़ा है। ये विकास और ये हेमंत सोरेन की बातें छोड़िए, यही इलाका है, बता रहे आपको, अर्जुन मुंडा को भी का हालत खराब, केंद्रीय मंत्री का हालत दिया है। यही इलाका है कि साइंटिफिक मूवमेंट रघुनाथ दास का सत्ता उड़ गया है। इस बात पर मतलब ये छोटा सा, ये सब बात फालतू बकवास बात है। मैं कह रहा हूँ ये सब किसी को समाचार बनाने को नहीं मिलता है, उसके लिए ये सब बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर 2 दिन आए मुख्यमंत्री आवास, क्यों नहीं मिले मुख्यमंत्री संज्ञान, क्यों नहीं लिए, इसका जवाब दो मुख्यमंत्री। जवाब ये देना, 2 दिन आदिवासी से मिले समय नहीं है। 2 दिन दिन भर अड्डा मारे, उसका दरवाजा में सामने देखे निकल के जा रहे हैं आप, वहां ये मुख्यमंत्री तंत्राते हुए गाड़ी निकल रहा है, बाहर में ये बैठा आदमी बैठा है, नहीं 2 दिन नहीं मिले मुख्यमंत्री, और स्थानीय विधायक गिरिडीह मोटी बयानबाजी कर रहे हैं। विधायक का कर्तव्य क्या था?
विधायकों से आप बोलना चाहिए कि मैं तो सभी लोगों को बैठा के बुला करके इसको कैसे समाधान निकले, हाँ, ये बात होनी चाहिए। इसी प्रश्न की ओर मैं जा रहा था। क्या विकास कुमार मुंडा जो स्थानीय विधायक हैं, कालीचरण मुंडा जो स्थानीय सांसद हैं, उनकी ओर से आप लोगों के बीच में कोई बात रखने की कोशिश की गई? क्या आपको बुलाया गया? क्या उस घटना स्थल पर जाकर आदिवासी समाज के बीच में इस मामले का समाधान की सौहार्दपूर्ण तरीके से कैसे निकले, इसकी कोशिश की गई? कितनी बार घटना के समय में पॉलिटिकल से हम खुद कालीचरण मुंडा को मेरा फोन से मैंने कहा कि एसडी प्रशासन का करे कि एसडीओ को समझ में नहीं आ रहा है, बढ़िए और मामले को समाधान करिए। स्थानीय खूंटी लोकसभा के सांसद, तो मेरा कहना है कि ये जो बात इसे बोल रहे हैं, तो मैंने अफसोस लगता है राज्य के मुख्यमंत्री को इसका आवास आए हुए हैं, हजारों आदिवासी उसमें मिलने का समय नहीं मिलता है। जबकि वही चंडाल चौक हेमंत सोरेन के दरबार में वो लोग तय करेगा, जनता से नहीं मिलना है, मामला से आग लगा वहां नहीं मिलना है, बल्कि वहां पर बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ, ठेकेदार उन लोगों को मिलने का समय मिलता है। मैंने यही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का स्तर क्या है? सवाल यह है कौन क्या बोलते ही नहीं जाना है, मामला तार्किक ढंग से बात करे, मजा आमने सामने बात करे। ये सब बकवास बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। वहाँ मामला प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। और ये जो हेमंत सोरेन का जो मामला है, ये यहाँ का विधायक से लेकर सारा ये लोग का बयानबाजी भी वोट बैंक के डर से सच बात नहीं बोलने का, माने समाधान नहीं करने का ही राजनीति है। एक बात आ रही है, 29 सितंबर को जो आप लोग के महारैली हुई और विभिन्न प्रांतों से आदिवासी समाज की ओर से लोग आए, उनकी ओर से एक मांग की गई है कि 1 अक्टूबर को आदिवासी समाज की ओर से हेमंत सोरेन का पुतला जलाया जाएगा। और इसके साथ ही सरना न्यास परिषद गठन की बात की गई है। सरना न्यास परिषद का निर्माण तभी हो सकता है जब सरना धर्म को एक धर्म के रूप में चिन्हित किया जाए, पर सरना धर्म कोड तो आपको मिला नहीं है। और जहां तक बात रही इसी सरना धर्म कोड की मांग के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर हेमंत सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया है। बावजूद इसके आदिवासी समाज पुतला तो हेमंत सोरेन का ही जला रहा है। सरना न्यास बोर्ड का बात नहीं हुआ है। वहां बोला कि धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करे, धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया जाए। एक 5 सूत्री प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करे सरकार, इससे मामलों को सुलझाने के लिए। और धार्मिक न्यास बोर्ड में सब तरह के धर्म का जो मामला कहीं के विवाद हो वो हल करने के लिए, इसलिए मांग की गई। रही बात, सवाल है हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम एक तरह से पूरा राज्य भर में चलेगा, तो आप क्या करेगा आदिवासी समुदाय, क्या करेगा? देश में राष्ट्रपति आदिवासी है, प्रधानमंत्री छोड़कर तमाम लोग बहुत आदिवासी मंत्री बने, सब बन चुके हैं, खाली प्रधानमंत्री बनना बाकी है इस देश के अंदर में। 5 गो सांसद है यहाँ का जो जिता के भेजे हैं, और राज्य हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं? एक भी नेता, एक भी विधायक, एक भी सांसद इस मामले को हल करने पहुंचा है? वही मुस्लिम लोग का कोई मामला होगा पहुंच जाएंगे, और कहीं समाज का घटना घट जाएगा और का तो पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे आज तक? ये क्या बात है? और जो बोल रहे हैं ना, तो बता रहे हैं आदिवासी समाज और भी आक्रोशित होगा। और सवाल ये नहीं है, राजनीति से सब कोई मामला नहीं है। विद्रोह है, आदिवासी विद्रोह करता है, और विद्रोह करता है वो किसके खिलाफ जाएगा ये नहीं देखता। इसलिए जो लोग जो राजनीतिक चश्मे से सब देख रहे हैं, वो दरअसल अपना, मैं अगर पत्रकार है तो अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं, आप अपना, और जो एनालिसिस कर रहे हैं गलत बात है। वहां सवाल विद्रोह का है, और कल की सभा में साफ तय कर दिया गया कि आदिवासियों के पास कोई अब रास्ता नहीं है। जन विद्रोह, विद्रोह का रास्ता, आंदोलन का रास्ता हमारा रास्ता होगा। कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, विधायक सब बना के देख लिया, कोई ईमानदार नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं। अब नेताओं को कैसे ठीक करेंगे, पार्टियों को कैसे ठीक करेंगे, जैसे असम और मिजोरम में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, उसी तरह यहाँ पर आदिवासियों को जागना होगा और अपने नेताओं को भी ठोक पीट के ठीक करना होगा, पार्टियों को भी ठीक करना होगा। तब होगा। नेता बदलने से
पार्टी बदलने से, पार्टी बनाने से नहीं चलेगा। एक सवाल, इस देवड़ी विवाद को आप जाने किनारा कीजिए, है ना। यदि हेमंत सोरेन सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जिन मुद्दों, जिन नारों के साथ सत्ता में आई थी, उसको पूरा करने की ओर, पूरा करने की दिशा में 4 कदम भी चल पाई? कितना खरा उतरी आदिवासी समाज की आकांक्षा पर? हेमंत सोरेन, हम बोले हैं ना, राजनीति को एंजॉय कर रहे हैं, हम इसलिए बोलते हैं। और ये जो बात सवाल किए आदिवासी मुद्दे पर, तो हमारा कहना है कि इनका आदिवासीपन तब याद आता है जब ईडी से कार्रवाई होती है, भाजपा प्रतिष्ठात्मक कार्रवाई करती है, तब वो आदिवासी हो जाते हैं। जब चुनाव आएगा तब ये आदिवासी हो जाएंगे, बाकी समय ये आदिवासी नहीं है। मेरा कहना ठीक उसी सवाल पर मैं 4-5 दिन पहले इस पर आर्टिकल लिखा, इस पर लिखा पढ़ा लिखे हैं। तमाम योजनाएं देखिएगा, चाहे सरकार आपके द्वार या मैया योजना, अधूरा आवास, तमाम चीजों को देख लीजिएगा। ये सब जनता के अंदर वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए, ठगने के लिए सारा चीज करते हैं। ये सब बड़ी योजना लाएंगे, महल बनाएंगे, हो सके चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आ जाए। लेकिन सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन राइट, जो संवैधानिक अधिकार है आदिवासियों का, नहीं देंगे। हमारा कहना है आदिवासी जमीन का लूट, हमने पिछले 2 महीना पहले मोराबादी में बड़ी सभा बुलाई थी। आदिवासियों की धार्मिक जमीन की लूट, सामाजिक जमीन की लूट, निजी जमीन की लूट, इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते हैं भाई? वो तो कोई सरकार को देना नहीं है, अपना फंड से भी देना नहीं है, उसका जो जमीन है, जो अधिकार है, उस पर हेमंत सोरेन चुप क्यों रहते हैं? मेरा साफ कहना है कि क्योंकि तमाम तरह के, चाहे बालू माफिया, कोयला माफिया, विकास योजना में लूट, सबका संरक्षक बन के भी हेमंत सरकार उभरी है। एक चीज और है, अब लास्ट सवाल आपसे हम कर रहे हैं, अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या हो? इस देवड़ी विवाद को समाधान की खोज में आप कौन सा दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? जन आंदोलन की ही लड़ाई तैयारी होगी या सड़क पर ही संघर्ष होगा? क्या आखिर किसी ने किसी के एक रणनीति का तो निर्माण आप लोगों ने किया होगा? हम लोग का बहुत जल्द बैठक होने वाली है और मूलतः कल हम लोग अपना सारा रास्ता तय कर दिया, क्या रास्ता होगा। हम लोग का सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि इतना बड़ा विवाद को सरकार संज्ञान में नहीं ले। संज्ञान में लेना चाहिए, कानूनी लड़ाई चले, कम से कम माहौल वहाँ शांत रहता। माहौल ये इसको माने कोई एंगलधारी विवाद बनाना चाह रहा है, कोई आदिवासी घर बनाना चाह रहा है, ये मामला नहीं होता। सरकार को संज्ञान में लेकर एक सहमति बना करके भाई कानूनी लड़िए आप लोग भी, है ना। और सरकार के स्तर से, हमारे स्तर के जो गठबंधन, हमको सुधार करना है और बाकी जो टाइटल डिसाइड करना है, स्वामित्व का लड़ाई है, आप कोर्ट में लड़िए, ये बात होना चाहिए, तो सरकार इससे हल निकल जाएगा। अब हमारा सवाल अब सीधा है कि हम लोग जन आंदोलन का भी रास्ता अपनाएंगे, न्यायिक जो लड़ाई है उसको भी लड़ेंगे। अगर सरकार में अभी भी ईमानदारी है तो सरकार को संज्ञान में लेकर के, जो तो दो पक्ष है, तो टाइटल डिसाइड तो सरकार नहीं करेगी, तो कोर्ट का मामला है। और दूसरा बात, लेकिन जो सरकार के स्तर में, राज मशीन के स्तर से जो गड़बड़ी हो रही, उसको ठीक करना चाहिए। ट्रस्ट का निर्माण और ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है, तो ये तो सरकार को ठीक किया जा सकता है। जमीन का मालिकाना हक पर टाइटल डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, तो सिर्फ हल हो जाएगा। सरकार खुद नहीं चाहती है ना। और यह आरोप लगाया कि किसी के से, तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोग सब जानते हैं ये इन लोग का, राज्य सरकार का फेल्योर है, या आदिवासी वोट बैंक को तो हरिया दारू चखना और भावनात्मक इसे, गुरुजी का बेटा है, आंदोलनकारी पार्टी है, इसको ठगा जा सकता है। इसलिए गैर आदिवासी वोट को ठीक करने के लिए ये सब खेल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।